Hello students, so today we will start chapter 18 body fluids and circulation. So we have seen already two parts जिसमें अपन ने स्टडी की थी जो जितने भी अपने ह्यूमन हार्ट्स का स्ट्रक्चर है, कार्डियक साइकिल है और ये सब अपन ने यहाँ पर स्टडी कर लिया था. देन आज अपन देखेंगे वेरी फर्स्ट इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या ईसीजी. ओके तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है ये अपन सबसे पहले देखते हैं. सो ईसीजी इज द मशीन यूज्ड टू मॉनिटर द हार्ट फंक्शन. ओके मीन्स ईसीजी एक ऐसा डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम हार्ट की स्टडी या हार्ट की एक्टिविटी की स्टडी करते हैं. हार्ट की एक्टिविटी मीन्स इसके जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का जो प्रोसेस होता है उसके बेस पर हम यहाँ पर ईसीजी में इस हार्ट की एक्टिविटी की स्टडी करते हैं. सो व्हेन वी डिस्कस्ड अबाउट आवर हार्ट तो वेरी फर्स्ट बोथ एट्रियम में जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ बट रिलैक्सेशन के लिए उसे टाइम नहीं मिला. मैंने आपको बताया था लास्ट पार्ट में कि जो एट्रियम में जो रिलैक्सेशन का प्रोसेस होता है वो बहुत माइन्यूट होता है. ओके तो जो इट मीन्स जो पी वेव हैं ये रिप्रेजेंट कर रही हैं किसको, बोथ एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डिपोलराइजेशन. एंड जो QRS अपने को ये बड़ी सी वेव दिख रही है इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोथ वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन. मतलब जो ये QRS है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, बोथ वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है. एंड T जो अपनी वेव यहाँ पर आपको शॉर्ट दिख रही है थोड़ी सी तो रिप्रेजेंट रिलैक्सेशन ऑफ बोथ वेंट्रिकल. मतलब जो टी वेव है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, बोथ वेंट्रिकल में रिलैक्सेशन के प्रोसेस को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है. सो इट इज़ कॉल्ड रिपोलराइजेशन. ओके इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू डायग्नोज हार्ट एक्टिविटी. इसमें 3 वायर्स होते हैं. कौन कौन से होते हैं जो 3 वायर्स हैं या लीड्स भी अपन इनको कह सकते हैं. तो इनमें से जो 2 लीड्स होती हैं ईच वायर इज़ कनेक्टेड टू द लेफ्ट एंड राइट रिस्ट एंड 1 वायर इज़ कनेक्टेड टू द लेफ्ट एंकल. मतलब इसमें जो 3 वायर्स हैं या लीड्स हैं इनमें जो 2 वायर्स होते हैं वो तो कनेक्टेड होते हैं किससे, अपनी लेफ्ट एंड राइट रिस्ट से और 1 वायर कनेक्टेड होता है किससे, एंकल से. ठीक है ना. अपने को जो इमेज शो हो रहा है इसमें इमेज में क्या दिखा रहे हैं अपन, शो कर रहे हैं हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को ये रिप्रेजेंट कर रही है. मीन्स जो हार्ट बीट होती है वो प्रॉपर है या नहीं इसका ही अपन यहाँ पर स्टडी करते हैं किसमें, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन के थ्रू. ओके तो ये तो अब हो गई अपनी बात ईसीजी की. इसके बारे में वैसे आप लोग सभी जानते हैं, जो अपन आजकल टीवी में भी देखते रहते हैं. कोई पेशेंट है वो लेटा हुआ है, उसके साइड में एक अपने को स्क्रीन शो हो रही है, उस पर अपने को इस तरह की वेव्स शो होती रहती हैं और पिप 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 की आवाज़ अपने को साउंड्स आते रहते हैं. इसलिए ज़्यादा डिटेल में जाने की अपने को ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट अपन टॉपिक लेते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना. तो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम में अपन देखेंगे कि डबल सर्कुलेटरी सिस्टम इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक. सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दैट कि ह्यूमन हार्ट इज़ 4 चैम्बर्ड. ओके तो ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर्ड है जिसमें क्या क्या है, देयर आर 2 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल्स. एंड जो हार्ट का मेन फंक्शन होता है वो हमें ऑलरेडी मालूम है कि ब्लड को पंप करना. वो भी कैसा ब्लड, मीन्स लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है उसको पंप करना. ओके तो ह्यूमन हार्ट में जो डबल सर्कुलेशन होता है वी ऑलरेडी नो दैट ये 2 प्रोसेस में होता है. एक तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन, सेकंड इज पल्मोनरी सर्कुलेशन. ओके सो वी नो दैट इसमें जो रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो कौन करती हैं, ब्लड वेसल्स का होता है. मीन्स आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज. ओके ठीक है. सो जनरली क्या होता है, अपन ने पढ़ा है कि आर्टरीज का मेन फंक्शन होता है कि ये इट्स कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल बॉडी पार्ट्स. एंड वेन्स का फंक्शन क्या होता है, वेन्स का फंक्शन होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना. बट जब हम लंग्स या पल्मोनरी के केस में इसकी स्टडी करते हैं तो क्या होता है कि जो आर्टरीज होती हैं वो अपोजिट वर्क करती हैं, वेन्स भी अपोजिट वर्क करती हैं. कैसे कि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है. अपन ने लास्ट पार्ट में पढ़ा था कि जो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स तक जा रहा है और पल्मोनरी
पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है ना। सो हाउ इज पॉसिबल देन, अकॉर्डिंग टू द डायग्राम अपन देखते हैं ऑल प्रोसेस बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स, मीन्स क्या कहना चाहिए अपने को, टिश्यूज एंड सेल्स में O2 की प्रेजेंस में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ या मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, लॉट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं। यहाँ पर अब मैंने लिख रखा है ना बॉडी पार्ट्स, मीन्स जो सेल्स हैं या टिश्यू हैं उनमें, है ना। एग्जाम्पल के लिए अपन लेते हैं कि जैसे ग्लूकोज है या फैट्स है या लिपिड्स है, अपन जो डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन के चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। तो लिपिड्स किसी का भी जब ब्रेक डाउन होता है उससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, और जो एंड प्रोडक्ट होता है वो क्या मिलता है अपने को, CO2 मिलता है। ये सभी जानते हैं अपन, है ना। तो ये ऑल प्रोसेस किसके थ्रू होते हैं, डिफ्यूजन के थ्रू होते हैं। तो डिफ्यूजन के प्रोसेस में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑल बॉडी पार्ट से वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में जाएगा। मतलब ये जो वेना केवा है, यहाँ पर थोड़ा सा मैं टच हो गई हूँ, वेना केवा है, इसके थ्रू ऑल बॉडी पार्ट से ब्लड कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम में जाएगा। देन जो राइट एट्रियम में अपना ट्राइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट है ये ओपन हो जाएगा, क्योंकि इसमें प्रेशर आ गया है। तो ये ओपन होते ही जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किस में आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा, और राइट वेंट्रिकल में आ जाता है, ठीक है ना। तो राइट वेंट्रिकल में आ जाता है, यहाँ से क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी की हेल्प से लंग्स में चला जाता है। इस तरह से लंग्स में पल्मोनरी आर्टरी जो है ना ये यहीं से निकल रही है और ये लंग्स में ब्लड चला जाएगा। कौन सा ब्लड जाएगा, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। लंग्स में जो हाईली वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर है, मीन्स जो एल्बियोली प्रेजेंट है, विच इज कैरी लॉट ऑफ ऑक्सीजन, मतलब यहाँ पर लॉट ऑफ क्वांटिटी में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है लंग्स में जो एल्बियोली प्रेजेंट होती है। और ये ऑक्सीजन आती कहाँ से है, तो रेस्पिरेशन से आती है। वी ऑलरेडी नो दैट कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस में लॉट ऑफ क्वांटिटी में ऑक्सीजन यहाँ पर कलेक्ट हो जाती है। तो पल्मोनरी आर्टरी अपने साथ जो CO2 वाला ब्लड यहाँ पर लाई है, लेकर आती है, अपन ऐसा कह सकते हैं अपन को। तो लंग्स में एल्बियोली में O2 का कंसंट्रेशन उस टाइम पर ज़्यादा होता है, तो यहाँ डिफ्यूजन के प्रोसेस से गैसियस एक्सचेंज स्टार्ट हो जाता है। और चैप्टर जो 17 था उसमें अपन डीपली स्टडी कर चुके हैं, इसीलिए मैं यहाँ बार बार रिपीट नहीं करूँगी उस चीज़ को। सो डिफ्यूजन के प्रोसेस में जो भी CO2 है वो एल्बियोली में आ जाएगी और O2 ब्लड वेसल्स में ब्लड में मिक्स हो जाएगी। बिकॉज लंग्स का फंक्शन क्या होता है अपने को पता है, फिल्ट्रेशन करना, ओके। तो लंग्स का जो फंक्शन है वो फिल्ट्रेशन करना है। देन पल्मोनरी वेन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ये देखो अपने यहाँ से शो हो रही ना, पल्मोनरी वेन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कहाँ लेकर जाएगी, लेफ्ट एट्रियम में लेकर जाएगी। लेफ्ट एट्रियम में जैसे ही ये लेकर जाएगी, ये फुल हो जाएगा। देन क्या होगा, जो यहाँ पर बाइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट है किस किस के बीच में, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बिटवीन में बाइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट होता है, ये ओपन हो जाता है और जो सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। और लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या होता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल ओपन, जैसे ही बाल ओपन होता है ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। देन लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा की हेल्प से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी के ऑल पार्ट में सर्कुलेट हो जाता है। ये एओर्टा लिख रखा है, ये ऑल बॉडी पार्ट, मैंने कलर भी इसलिए आपको वही दे रखे हैं कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसका कलर अलग है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का कलर यहाँ मैंने अलग से शो कर रखा है, जिससे आपको कन्फ्यूजन नहीं हो कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है एओर्टा की हेल्प से ऑल बॉडी पार्ट्स में सर्कुलेट हो जाता है। सो ऑल बॉडी पार्ट्स में जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं वो कंटिन्यू चलते रहते हैं। ये तो अपने को कहने में टाइम लग रहा है, समझाने में टाइम लग रहा है। देन एंड प्रोडक्ट है CO2, वो भी ब्लड के थ्रू लंग्स में जाता रहता है और लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो मतलब फिल्टर होकर जो ब्लड अपने को मिल रहा है ऑक्सीजनेटेड, वो वापस से ऑल बॉडी पार्ट्स में आता रहता है। सो दिस साइकिल इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन। सो डबल सर्कुलेशन मीन्स पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन जो हमारी बॉडी में होता है। तो ब्लड को ऑल बॉडी पार्ट्स तक आने में कितना टाइम लगता है, 2 टाइम्स होता है सर्कुलेशन, तब ये ऑल बॉडी पार्ट्स में पहुंच पाता है। सो जितने भी वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, मीन्स मैमल्स हैं, एबीज हैं, इनमें जो ऑक्सीजन की नीड होती है वो डबल सर्कुलेशन के थ्रू ही पूरी होती है।
व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डबल सर्कुलेशन? डबल सर्कुलेशन का सिग्निफिकेंस क्या होता है? मीन्स डबल सर्कुलेशन जिन भी एनिमल्स में होता है, मतलब अपने को पता है मैमल्स में होता है, मैमल्स में भी, ह्यूमन बीइंग्स में अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो जो ब्लड की मिक्सिंग है, मीन्स ब्लड की मिक्सिंग मीन्स जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसकी आपस में मिक्सिंग नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? इसमें कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? इसमें जो बॉल प्रेजेंट होते हैं हार्ट में, अपन ने यहाँ पर पढ़ा ट्राइकस्पिड बॉल, बाइकस्पिड बॉल, सेमी लूनार बॉल, ये जो बॉल प्रेजेंट होते हैं ये इन ब्लड को सेपरेट रखने में हेल्प करते हैं। सो नाउ वी विल डिस्कस हेपेटिक पोर्टल सिस्टम एंड कोरोनरी सिस्टम। आर एलिमेंट्री कैनाल मीन्स डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड लिवर के बीच जो कनेक्शन होता है इट इज कॉल्ड हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। सो स्मॉल इंटेस्टाइन से जितना भी ब्लड आएगा वो लीवर से होकर जाएगा बिफोर रिलीजिंग इन सिस्टमिक सर्कुलेशन, सो इट इज कॉल्ड हेपेटिक सिस्टम। अनदर सिस्टम इज कोरोनरी सिस्टम। ये क्या है? ये आर हार्ट को ऑल बॉडी पार्ट से कनेक्ट करने का काम करता है। इट इज़ द पार्ट ऑफ सिस्टेमिक सर्कुलेटरी सिस्टम दैट सप्लाइज ब्लड टू द हार्ट मसल्स। जो कोरोनरी सिस्टम मीन्स अपने को कोरोनरी से पता चल रहा है कि जो इसमें आर्टरीज और वेन्स का जो फंक्शंस होता है वो इसमें पूरा इंक्लूडेड होता है, जो ब्लड को सर्कुलेट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आता है अपना रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। व्हेन वी स्टडी कार्डियक एक्टिविटी सो फर्स्ट टर्म आता है अपना मायोजेनिक। ओके, सो ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक, वी ऑलरेडी नो दैट। मायो मीन्स मसल्स। ओके, और अपने को ये भी मालूम है कि आर हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स। ओके, सो इट इज कॉल्ड मायोजेनिक। इसी के साथ हम लास्ट चैप्टर में ब्रेन का पार्ट अपन ने पढ़ा था मेडुला। मेडुला मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी आई थिंक शायद आपसे डिस्कस किया था कि जो मेडुला है जो किसका पार्ट है? ब्रेन का पार्ट है, और ये किसको रेगुलेट करता है, या जो रेस्पिरेटरी प्रोसेस जितनी भी ऑल रेस्पिरेटरी प्रोसेस हैं उनको ये रेगुलेट करता है, या अपन ऐसे कह सकते हैं मॉडरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है या ऑल्टर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेम ऐसे ही इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग कार्डियक एक्टिविटी। कार्डियक एक्टिविटी को भी ये कंट्रोल करने के लिए या ऑल्टर करने के लिए या मॉडरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है विद द हेल्प ऑफ ANS। ANS मीन्स ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम की हेल्प से। ओके, तो जो ANS है मैंने यहाँ शो कर रखा है कि जो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है ये भी 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। दोनों के फंक्शंस यहाँ पर इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है उसका फंक्शन है कि हार्ट बीट को इंक्रीज करता है, वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। जब कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ को इंक्रीज होगी तो जो कार्डियक आउटपुट विल आल्सो इंक्रीज। देन जो कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज हो गया। देन जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ये यहाँ पर अपोजिट फंक्शन करता है। क्या करता है ये अपोजिट फंक्शन? तो जो एक्शन पोटेंशियल को ये डिक्रीज कर देता है, और जब एक्शन पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो हार्ट बीट विल डिक्रीज एंड एज अ रिजल्ट कार्डियक आउटपुट विल डिक्रीज। ओके, सो स्टूडेंट्स जो पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है रिस्पॉन्सिबल है हमारी जो बॉडी में कहना चाहिए या हमारी कार्डियक एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए। तो ये अपना बात हो गई किसकी? रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी को अपन ने यहाँ देख लिया है। इट मीन्स आई थिंक यहाँ तक अब सारे जो टॉपिक्स हैं अपने सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड यहाँ तक अपन ने सारे इंक्लूड कर लिए हैं। वैसे तो यहीं तक है आपके सिलेबस में इन दिस ईयर के लिए, बट जो डिसऑर्डर्स हैं वो इस साल के लिए डिलीट कर दिए गए हैं, बट अपन उनको भी थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे क्योंकि थोड़े से ही हैं, ज़्यादा है नहीं। आगे भी आपको नीट वगैरह के एग्जाम में उनकी नीड होगी। तो जो डिसऑर्डर्स हैं हार्ट से रिलेटेड उसमें सबसे पहले आता है अपना हाइपरटेंशन। वैसे तो सब फैमिलियर हैं इनसे। हाइपरटेंशन मीन जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है किसी भी पर्सन का। आपने सुना होगा कि ब्लड प्रेशर हाई हो गया। हाई हो गया मीन्स जब जो ब्लड प्रेशर है वो कितना हो जाता है? कॉन्ट्रैक्शन
कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के प्रोसेस में चलता है ये सब, तो वो कितना हो जाता है 140/90 mmHg, ये यूनिट होती है इसकी। और जबकि नॉर्मल जो पर्सन होता है उसका ब्लड प्रेशर कितना होता है 120/70 mmHg। और जब इससे ज़्यादा हो जाता है तब उस कंडीशन में अपन कहने लगते हैं कि ये हाइपरटेंशन डिसऑर्डर है। और इसमें सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं किसी भी पर्सन के या जो भी पेशेंट होता है इसका, उसके हार्ट किडनी, ब्रेन, ये बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो जाते हैं। नेक्स्ट अपना आता है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर मीन्स कि मतलब अपन क्या होता है कई बार लोकल उसमें ब्लड प्रेशर हाई होना, हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट, इन सबको एक ही चीज़ में ले लेते हैं, हार्ट अटैक, मतलब एक ही वर्ड में और एक ही डिसऑर्डर में ले लेते हैं। बट ये अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, सारी जितने भी ऑर्डर्स हैं ये अलग अलग हैं। जैसे हार्ट फेलियर है तो उसमें क्या होता है, ब्लड इनफ ब्लड को पंप नहीं कर पाता जितनी अपनी बॉडी को नीड होती है, मतलब अपनी बॉडी को, सेल्स को कहना चाहिए, जो अपनी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं इनको कंप्लीट करने के लिए जितनी बार हार्ट को पंप होना चाहिए उतना पंप नहीं कर पाता वो उस टाइम पर, उसको अपन बोलते हैं हार्ट फेलियर। और कब उस टाइम पर अपन इस डिजीज़ को कई जगह पर ऐसा भी बोलते हैं कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी इसको कह देते हैं। नेक्स्ट आता है अपना कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, इसमें सडनली जो हार्ट बीट है वो स्टॉप हो जाती है ना, और इसकी वजह से कई बार पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट को कई बार लोग एक ही चीज़ मानते हैं, बट ये दोनों डिसऑर्डर्स अलग अलग हैं। हार्ट अटैक क्या होता है, इसमें जो हार्ट मसल्स होती हैं वो सडनली डैमेज हो जाती हैं और इसकी वजह से जो हार्ट की जो एक्टिविटी है वो प्रॉपर नहीं हो पाती, ठीक है ना। तो नेक्स्ट अपना आता है कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी क्या होती है, ये डिजीज़, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ ये होती है कि जैसे ब्लड वेसल्स की जो ल्यूमेन होती है वो नैरो होने लगती है धीरे धीरे। अब वो हमें मालूम नहीं चलता, होती धीरे धीरे ही है बट हमें इसकी चीज़ की इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती। कब मिलती है, जब वो बहुत ज़्यादा नैरो हो जाती है और ब्लड का प्रेशर उन पर पड़ने लगता है। और नैरो क्यों होती है ये, इनमें जो फैट है, कोलेस्ट्रॉल है और ये अपन इनका डिपोजिशन होने लगता है, और डिपोजिशन होने लगता है तो धीरे धीरे ल्यूमेन बहुत ज़्यादा नैरो हो जाती है और जो है वो जो आर्टरीज हैं वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती, प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती, ठीक है। अपन सुनते हैं ना ब्लॉकेज हो गए हैं, ये वही चीज़ें हैं सब। अपन क्योंकि लोकल लैंग्वेज में अपन जो कुछ भी बोलते हैं ब्लॉकेज हो गए, तो इसमें इट मीन्स क्या हुआ, ये आर्टरीज में ब्लॉकेज आने लगते हैं, नैरो होने लगती है, ठीक है। एक लास्ट डिजीज आती है अपनी एंजीना पेक्टोरिस। तो जो एंजीना पेक्टोरिस है वो क्या है, एंजीना पेक्टोरिस में क्या होता है, सडनली चेस्ट में पेन होने लगता है जिससे जो कार्डियक एक्टिविटी है या ब्लड की एक्टिविटी है वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, ठीक है। तो ये अपन ने यहाँ पर 6 डिसऑर्डर्स को ले लिया है। तो स्टूडेंट्स आज अपना ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब आपको यदि कोई भी प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड तो आप अपने मेरे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। थैंक यू।